नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रीत कुमार फिर से आपसे मुझे बात करने का अवसर मिला है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लोक संवाद मार्ग में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था जवनिया गांव के बारे में, जो कि आरा अनुमंडल भोजपुर के अंतर्गत में आता है, कि वहाँ बाढ़ की समस्या से कैसे वहाँ का जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग बेघर हो गए हैं। उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोग भी वो चीज़ें आप सर्च कर आपने देखा होगा कि वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है और क्या हमारी सरकार वहाँ का जो उत्थान के लिए, लोगों के उत्थान के लिए हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है। आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा। कठोर कदम कुछ भी नहीं होगा, बस केवल आना और जाना होगा, लोगों से मिलना होगा और बस सांत्वना देना होगा कि हाँ हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों, मैं इसी टॉपिक को मैं रिलेट करना चाहता हूँ। बिहार गवर्नमेंट जब तक अगर अपने फ्लड कंट्रोल पॉलिसी को अच्छे से नहीं बना सकती या नहीं बना पाएगी, तब तक सालों दर साल आने वाले समय में अनेकों जवनिया गांव बनते जाएंगे। फ्लड कंट्रोल हमारे बिहार में बहुत बड़ी एक समस्या है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी नदियां जैसे गंडक, कोसी, जो भी नेपाल से होकर आती हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो वाटर फ्लो होता है नदियों में, जिसके कारण जो क्षेत्र हैं वो माँ गंगा में भी ज़्यादा पानी जलस्तर बढ़ता है और जिसके कारण बिहार हमेशा से बाढ़ की समस्या से ग्रस्त रहा है। और अगर पॉलिसी सही से नहीं बनी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, तो मेरे हिसाब से आने वाला समय और भयानक हो सकता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक नदी जोड़ परियोजना का उन्होंने एक संचालन, उन्होंने एक उम्मीद रखी थी कि बहुत सारे हम नदियों को आपस में जोड़कर इस चीज़ का हम निवारण करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो नदी जोड़ योजना आज हमारे देश, हमारे राज्य बिहार में कहीं पे भी वो योजना चल रही हो, इसकी मुझे जानकारी तो नहीं है और मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मैंने कभी नहीं सुना है कि किसी XYZ नदी को किसी ABC नदी से जोड़ा गया हो। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस परियोजना का जो नाम था वो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था, जो कि हमको लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट अपने ठंडे बस्तों में जा चुका है और उसको निकलने में काफ़ी समय लगेगा। इस योजना को हम समझ रहे हैं कि बहुत जल्दी कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके लिए हमें एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें तैयार करना होगा। ये मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस पे आप जल्द से जल्द कार्रवाई करिए, ताकि हमारा बिहार जो फ्लड से ग्रस्त रहता है ये जुलाई, अगस्त और मिड ऑफ सितंबर महीने तक, उससे बचा जा सके और इससे जो हमारे लोग हैं, हमारे जो बिहार राज्य के लोग हैं, वो लाभ पा सकें। देखिए, इस नदी जोड़ योजना से आपको केवल सिंचाई के लिए ही भरपूर मात्रा में जल नहीं मिलेगी, इससे आप बिजली परियोजना, ठीक है, सिंचाई, जल परिवहन जैसे चीज़ों में भी आपको मदद मिलेगी। आप जल परिवहन के माध्यम से कम खर्चों में आप सामान को, आप इंडस्ट्रियल सामानों को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप इजीली ले जा सकें। फ्लड कंट्रोल के बाद अगर आप इसको कंट्रोल करते हैं तो आप जानते हैं कि हमारा बिहार एक कृषि प्रधान देश है। ये सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारा बिहार पूरे तरीके से एक एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और हम कहते हैं पलायन रोक देंगे, इंडस्ट्री ला देंगे। आप इंडस्ट्री नहीं लाइए दोस्तों। आप अपने क्षेत्र के, जो भी आपके क्षेत्र के MP, MLA या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आप उनसे पूछिए आप कौन सी इंडस्ट्री लाएंगे।
आपको इंडस्ट्री लाने के लिए एक बड़ा, अगर आप आईटी इंडस्ट्री लाते हैं तो आपको एक काफ़ी ज़मीन देनी पड़ेगी जिसमें अनेकों कंपनियां आए और अपना इंडस्ट्री को बनाए। आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, आपको वो सुरक्षा फील कराना होगा कंपनियों के बीचों में कि यस, हम बिहार में सुरक्षित हैं और जाकर अपनी इंडस्ट्री को बैठाएंगे। दूसरी, मैन्युफैक्चरिंग बैठाने के लिए आपको आपका पोल्यूशन कंट्रोल भी करना पड़ेगा, आपको एग्रीकल्चरल लैंड भी देखना है। तो क्यों ना दोस्तों, अगर सरकार फ्लड कंट्रोल पॉलिसी को अच्छे से फॉलो करती है, नेशनल रिवर लिंक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती है, नहर, छोटे नहर, बड़े नहर, नदियों को आपस में जोड़ती है, एक तो फ्लड से हमारी निजात मिलेगी ही, साथों साथ सिंचाई के लिए अच्छे संसाधन की भी हमारी कमी नहीं होगी। देखिए, अगर कृषि को आपको बढ़ावा देना है, अगर आपको रियल में बिहार से पलायन रोकना है, तो मैं लिख कर दे रहा हूं, मैं इस सरकार को मैं लिख कर दे रहा हूं कि अगर आपने फ्लड कंट्रोल कर लिया तो आप एग्रीकल्चर को बूस्ट कर जाएंगे, और जब एग्रीकल्चर बूस्ट होगा तो आपका बिहार इंडिया में नंबर 1 राज्य बन सकता है। देखिए, आज एआई के दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आप सब कुछ एआई से करा सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर, लैंड कल्टीवेशन आप एआई से नहीं करा सकते। और हम ये एग्रीकल्चर लैंड इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा बिहार में कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए, आप डे बाय डे अगर आप एग्रीकल्चरल को आप बढ़ावा देंगे, स्मार्ट एग्रीकल्चर द वे, कैसे अदर राज्य के किसान जो हमारे पंजाब, हरियाणा या जो भी गुजरात में या फॉरेन कंट्रीज में भी देखिए, वो कितने अच्छे से अच्छे लाइक सॉइल टेस्टिंग, सब कुछ उनके पास वो संसाधन उपलब्ध है और चेक कर रहे हैं वो सॉइल को कि यहाँ पर हम क्या उपजा सकते हैं नई तकनीक के साथ। लेकिन हमारे बिहार राज्य में या हमारे देश में वो जस्ट एक तकनीक, केवल तकनीक के नाम तक ही सीमित रह जाता है, वो जमीन पर कहीं नहीं दिखता। आज भी बिहार में हम देख रहे हैं कि नॉर्मल तरीके से खेती हो रही है, वही धान, गेहूं और कुछ जो भी अदर रीजन्स हैं, जो आपके किशनगंज क्षेत्र हो या आपके बेगूसराय क्षेत्र हो, लिमिटेड, क्योंकि उधर बाढ़ की वजह से, या फिर आप पटना के रीजन कुछ क्षेत्र को देख लीजिए तो बाढ़ की रीजन की वजह से उधर में एक सीजन तो खेती नहीं हो पाती है, क्योंकि सारा कुछ फसल बर्बाद हो जाता है। आज हमने कृषि बोर्ड बना दिया, हमने एग्रीकल्चर कॉलेज बना दिए, किसके लिए? किसानों के लिए हमने बनाए हैं, उनको एक इनोवेटिव आइडिया देने के लिए बनाए हैं, लेकिन उसका कुछ भी आप देखेंगे तो वो जमीन पर नहीं है। आप एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर अपने प्रदेश से पलायन को रोक सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग वहीं पर अपनी ज़मीनों पर खेती करके नए नए तकनीक से अलग अलग प्रकार के फसल को उपजा सकते हैं और अच्छे मार्केट में बेच सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार की जो लीची है मुजफ्फरपुर रीजन में, वो काफ़ी फेमस है। इस लीची को प्रमोट करने के लिए या कुछ भी फसल को प्रमोट करने के लिए क्या हमारी सरकार एक गवर्नमेंट या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकती है? जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हैं, उस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना किसान उस प्रोडक्ट को अपडेट करे या कुछ किसी की सहायता से लेकर वो अपलोड करे और अपना जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है वो इजिली मार्केट में बेच सके या देश विदेश के लोगों तक पहुंचा सके, कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक दृढ़ निश्चय चाहिए। जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको इस बात को पता होना चाहिए, केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप वोट बैंक की राजनीति करिए, जन सेवा 4 साल करिए, 4.5 साल करिए, आप 6 महीने एक वोट की राजनीति करिए, लेकिन आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें आप कैसे आप सफल बना सकते हैं। आप बात करिए, देखिए, आप एग्रीकल्चर बोर्ड की जो मैं बात कर रहा था आपने बनाया, आप जिलों बाय जिलों या पंचायत के स्तर पर आप एक अच्छे इंजीनियर्स को वहाँ रिक्रूट करिए, सॉइल टेस्टिंग के लिए लैब दीजिए, किसान को प्रमोट करिए, उन्हें जैसे आप प्रमोट करते हैं जल ही जीवन है, जल बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, उसी तरीके से आप चीज़ों को प्रमोट करिए और बताइए किसानों को कि अपनी जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसकी आप टेस्टिंग करिए, आप यहाँ पे क्या क्या उपजा सकते हैं। तो हमारे किसान दो जो कभी खेती करते हैं, धान और गेहूं और
3-4 महीने जो ज़मीनें खाली पड़ती हैं वहाँ पर भी वो जाके कुछ कर सके। अगर आप रियल में अगर आपने एग्रीकल्चर बोर्ड और को स्थापित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं आपसे, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक राज्य का पलायन रोकने, बाढ़ को कंट्रोल करने के दिशा में आप एक कदम उठाइए, ताकि जो हमारे युवा हैं वो अपने ही राज्य में कुछ कर सकें। और बिहार में मैं आपको बता दूं कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे वो मैन पावर हो या तेज तरार लोग हों। आज हमारा बिहार कहीं भी पहुंच सकता है, पूरे देश में पूरे राज्य को ओवरटेक कर सकता है। बस एक ज़रूरत है आपके एक दृढ़ निश्चय और आपकी एक दृढ़ एक प्लान की, जहां से हम ऊपर उठ सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिहार में जनरली जो लीची का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई होता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कितना परसेंट वो फॉरेन में जाके बिकता है, या कितना आपको जो बिहार है लोगों तक घर घर तक पहुंच पाता है, या अपने देश में ही हर एक राज्य तक पहुंच पाता है? नहीं। 30 to 40% रेस्ट वो बीच वाली जो बीच में आकर सस्ते दामों पे खरीद कर वो जाकर महंगे 400-500 kg ऐसे बेचते हैं, लेकिन आपको बिहार में उससे सस्ता ही मिलेगा। 60-70-80 रुपए किलो तो बहुत हो गया जी। तो क्या हमारे सरकार को इस दिशा में कदम नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, और अभी मैं देख पा रहा हूं माननीय प्रशांत किशोर जी जनसुराज जिन्होंने पार्टी की स्थापना की है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप इन्हें वोट दीजिए उन्हें वोट दीजिए कहकर आप लोगों के पास मत जाइए। आप उन्हें एक आइडिया बताइए, कैसे आप बिहार को, आपकी क्या पॉलिसीज है, आपके अंदर आपकी क्या पॉलिसीज आपने बना कर रखी है कि हम बिहार गवर्नमेंट को इस टाइम से इस टाइम तक या ऐसे ऐसे करके मैं इस चीज़ों को मैं दूर करूंगा, यहाँ की कमियों को दूर करूंगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो बिहार है हमारे देश में नंबर 3 पर सबसे ज़्यादा सब्जियां उत्पादन करता है, और नंबर 6 पर पूरे भारत में फलों का उत्पादन करता है। सोचिए कितने गर्व की बात है। लेकिन वही सब्जियां अगर आप बाहर के राज्य से, तमिलनाडु हुए, आंध्रा हुए या महाराष्ट्र या कहीं पे भी, वो सब्जियां कितनी महंगी हो जाती हैं। 20 रुपए 30 रुपए किलो आपको बिहार में मिलेंगे, लेकिन वही सब्जियां 70 से 80 किलो आपको अदर राज्यों में मिलेंगे। क्या वही फसल डायरेक्ट जो किसान जो उपज कर रहा है वो मार्केट में जाके डायरेक्ट नहीं बेच सकता? वही चीज़ों को वही 70 से 80 की पर केजी भी नहीं तो 50 या 60 तक नहीं बेच सकता? बेच सकता है। बस जरूरत है हमें बिचौलियों को हटाना। अगर आप ई कॉमर्स के वेबसाइट या किसी भी गवर्नमेंट अगर बनाती है तो वहाँ से जाके किसान जाकर अपना बेच सकता है। हम लोकल में पैक्स अध्यक्ष की चुनाव कराते हैं गांव स्तर पर, क्या उनका काम बस धान को लेना और चावल वाल बना के बेच देना और पैसा दे देना ही है? नहीं, उनसे ऊपर उठें। और लोग, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप उन्हें ही चयनित करें जो टेक्निकली फिट हो, जो नॉलेजेबल हो और आपके हित के लिए काम कर सकता हो, न कि बस आपके घर के बर्थडे, शादी या किसी देहांत में जाने का काम करता हो। वो बस आएंगे और आपको सांत्वना देकर जाएंगे। ये जरूरी है समाज में, लेकिन इससे आपको ज़्यादा जरूरी है आपका उत्थान, आपकी प्रोग्रेस, आपका इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, अगर मैंने जैसे आपको बताया कि फ्लड कंट्रोल किस किस तरीके से करके एग्रीकल्चर लैंड को हम बढ़ावा दे सकते हैं और कैसे एक एग्रीकल्चर हम हब बना सकते हैं बिहार को, हमारे मंत्री चिराग पासवान, उद्योग खाद्य मंत्रालय उनके पास है, केंद्रीय मंत्री हैं। आप उनसे पूछिए। मेरे हिसाब से मेरे जिलों में, मेरे क्षेत्रों में तो वैसा कुछ नहीं बना है। अगर मेरी आवाज़ अगर आपके पास जाती होगी, अगर वो बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग के लिए आपके पास आएंगे, मुझे वोट करिए क्योंकि मैं आपका जाति का हूँ। दोस्तों, अगर आप जातियों के नाम पर वोट करते रह जाएंगे तो ये जो विकास है आपका नहीं हो पाएगा। उनसे पूछिए कि आपकी पॉलिसीज क्या है, फ्लड कंट्रोल के लिए क्या आपने पॉलिसीज रखी है,
क्या आपने एग्रीकल्चर के लिए पॉलिसीज रखी है? हमारे किसान कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं अपने फसल से? क्या फैसिलिटी आपने बनाई है इस चीज़ के लिए कि किसान हम वहाँ पर अच्छे से अच्छे अपने फसल को उपजा सकें, अच्छे से अच्छे दामों पर बेच सकें? अगर आप एक युवा होकर अगर ये सारी क्वेश्चंस अगर आप अपने जनप्रतिनिधि से करते हैं तो बेहतर विकास की तरफ आप बढ़ेंगे। दोस्तों, आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, बस मैं यही कहूँगा कि आप अपना हमेशा विवेक का इस्तेमाल करिए। फ्लड कंट्रोल जैसी समस्याओं को निजात पाने के लिए आप सरकार से अपना सवाल करिए। हमारा बिहार अगर अदर स्टेट इंडस्ट्रियल ज़्यादा है तो हमारे पास एग्रीकल्चर भी है, आप उस पर बूस्टअप करिए, उनसे उसके बारे में पूछिए। और बस मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि काम जितना बड़ा और महान होता है, काम जितना बड़ा और महान होता है, शुरुआत उतना ही कठिन होता है। तो शुरुआत फ्लड कंट्रोल जैसी समस्या और एग्रीकल्चर जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए होगी, लेकिन मेरा निवेदन है वहाँ की सरकार से कि इस चीज़ों को संज्ञान में लिया जाए और जल्द से जल्द निजात पाने के लिए जो हमारी नदी जोड़ योजना परियोजना है उसको जमीन पर उतारा जाए और हमारे बिहार वासियों को इस बाढ़ जैसे भयानक स्थिति से निजात दिलाने का काम करें। धन्यवाद दोस्तों।